जी मैम, नमस्ते। सर, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम साजन राम है मैम और राजस्थान के बीकानेर जिले के मैं नौका तहसील के गांव साधुना का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही राजकीय विद्यालय में हुई है और 10वीं-12वीं मैंने मेरे तहसीली स्तर के विद्यालय बाबा छोटूनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से और कॉलेज की शिक्षा मैंने स्वयं पाठी के रूप में बीकानेर यूनिवर्सिटी से की है। जी मैम। जी सर, आपने एक नाम लिया बाबा छोटूनाथ, ये किस वजह से प्रसिद्ध रहे हैं? हाँ, ये एक वियोगी साधु थे और इन्हीं के एक शिष्य थे जो अपने अग्रवाल बनिए थे। तो उनकी शिक्षा से उनके शिष्य ने यहाँ दान देकर इसके स्कूल की जमीन और बिल्डिंग बनाई थी। तो शिष्य ने अपना नाम नहीं रख करके बाबा का नाम रखा था, जिनका नाम मांगीलाल बागड़ी ने बनवाई थी ये स्कूल। जी सर, बहुत अच्छी बात है, आप स्थानीय जानकारी रखते हैं। अच्छा, जब इनकी बात आती है, गुरुओं की बात आती है, तो बीकानेर में कोई संप्रदाय है जो प्रसिद्ध रहा है? आप इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। हाँ, राम शनि संप्रदाय है सिंथल में, हरिराम जी दास का। सर, जी इसके मैम। अलावा कोई संप्रदाय हो जो बीकानेर के नाम से या बीकानेर जो स्थल है वहाँ का प्रसिद्ध रहा है? जसनाती संप्रदाय का कत्र्यासर स्थान है, जो नाथ पंथ की एक शाखा के रूप में है। बिश्नोई संप्रदाय है, जो मुकाम नौखा से संबंध रखते हैं, जाम्बेश्वर भगवान की है वो। जी सर, तो इन दोनों संप्रदायों की कोई एक-एक विशेषता बताइए जो अन्य संप्रदायों से इनको अलग रखती हैं? हाँ, बिश्नोई संप्रदाय की जो मूल मान्यता है उसमें 29 नियम हैं और वहाँ पर वो जातिवाद को महत्व नहीं देकर के मनुष्य के आचरण को महत्व देते हैं, शारीरिक शुद्धता और मानसिक शुद्धता को। इसके साथ-साथ प्रकृति के प्रेमी बाबा माने जाते हैं ये। इनको वैज्ञानिक साधु भी कहा जाता है और इसी तरह गुरु जसनाथ जी, उनके अनुयायी भी जम्बे जी की तरह अधिकांशतः जाट ही थे और जसनाथ जी की तो मूलतः सभी जाट ही है, तो वो भी प्रकृति के प्रेमी थे। उनका जाल वृक्ष और मोर पक्षी को वो अपना प्रतीक मानते हैं और उनके 36 नियम हैं। उनमें भी वो शारीरिक शुद्धता, नित्य स्नान और मानसिक शुद्धि की बात करते हैं। और गुरु जाम्बे जी के जो जो अपना कंकड़ा एक पश्चिमी राजस्थान में वृक्ष होता है और हिरण पक्षी को ये महत्व देते हैं, प्रतीक के रूप में मानते हैं। जी। जी सर, बीकानेर में विशेष रूप से किस वंश का शासनकाल रहा है? जी मैम, बीकानेर में राव चोदा के बड़े पुत्र बीकाजी ने राठौड़ वंश की स्थापना की और जो उपलब्ध इतिहास है उसमें हमें राठौड़ वंश का ही इतिहास पढ़ने को मिलता है। जी सर, तो आप क्या बताएंगे कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन-सी माता है? जी मैम, राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है। जी, और तो बीकानेर में ही इसी के अलावा आप किन्हीं 2 माताओं के नाम बताइए, 2 देवियों के नाम बताइए जो विशेष प्रसिद्ध हैं। हाँ जी, चारणों की कुल देवी करणी माता का मंदिर बीकानेर के देशनों कस्बे में स्थित है और एक मोरखाना में है माता का मंदिर, जिनकी जीवन समाधि है। अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ उनका। वो भी प्रसिद्ध मंदिर है, मोरखाना नोखा। जी सर,
आपको बीकानेर के कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी देनी है। जी मैम। बीकानेर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में बीकानेर राज परिवार का राजगढ़ जूनागढ़ जो है वो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इसके साथ-साथ बीकानेर राज परिवार के जो महल थे, लालगढ़ पैलेस और इसके अलावा सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का कोलायत पुष्प वो तालाब है, वो भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है और देशनोकरनी माता का मंदिर भी। जी मैम। जी सर। धन्यवाद सर। देवेंद्र जी सर से निवेदन करती हूँ कि वो आगे प्रश्नों को जारी रखें। सत्येंद्र जी सर नमस्कार। जी सर। हाँ, मेरा नाम शाहजन राम है। नमस्कार सर। जी सर। सर माफ़ी चाहूँगा सज्जन राम जी। हाँ, जी, जी। सर क्या मैं जान सकता हूँ कि काव्य शास्त्र के किस विषय पर आज अपने प्रश्नोत्तर होने हैं सर? रीति संप्रदाय पर। इसके अलावा सर? इसी के अंग रूप में काव्य के गुण और दोष, इन 3 विषयों पर अपनी जी चर्चा होगी। जी सर, बहुत बढ़िया। सर मेरा पहला प्रश्न है आपसे सर, रीति के बारे में आप क्या जानते हैं सर बताइए? जी सर। रीति पद रचना की एक प्रणाली है, जिस प्रणाली के अंतर्गत चलते हुए कवि काव्य रचना करता है। तो पदों का एक संगठन ही रीति है। जी सर। बहुत बढ़िया सर। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य किन्हें माना जाता है? जी सर। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है और वामन से पूर्व ही रीति पर चर्चा आचार्यों ने की थी। भामह दंडी से होते हुए वामन ने इनको रीति को काव्य की आत्मा माना था। रीति आत्मा का विषय। जी सर। बहुत बढ़िया सर। आप क्या बता सकते हैं सर कि इन्होंने रीति की क्या परिभाषा दी है? जी सर। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए विशिष्ट पद रचना रीति, पदों की विशेष प्रकार की जो पद रचना है वो रीति है। और इसके अलावा उन्होंने एक परिभाषा दी कि विशेष गुणात्मा रीति की रीति विशेष गुण ही रीति की विशेष आत्मा होते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया सर। सर रीति के बारे में आचार्य मुम्मट क्या कहते हैं? जी सर। आचार्य भट्ट रीति को रीति न करके वृत्ति कहते हैं और वो शब्दों के जैसे सामासिकता या कठोर वर्ण, कोमल वर्ण, इस प्रकार से वो इन्हीं के 3 भेद करते हैं। जो वामन ने किए वही भेद है, लेकिन उनके नाम वृत्ति के आधार पर है कि जी सर। कोमलावती, उपनागरिका, परुषा, कोमला, ये 3 वृत्तियां हाँ बताते हैं सर वो। बताइए। जी। तो जो वैदर्भी बहुत रीति बढ़िया है, सर। हाँ, उसी को वो जी जी। उपनागरिका कहते हैं। कोड़ी रीति को वो परुषा कहते हैं और पांचाली को कोमला कहते हैं। वैदर्भी रीति को सर उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। जी। वैदर्भी रीति वह रीति है जिसमें समास रहित शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उसमें जो अपने 5 वर्ग होते हैं वर्णों के, उनमें ट वर्ण को छोड़कर अन्य सभी होते हैं
और अगर टे वर्ण आए तो उसमें पंचम वर्ण होने चाहिए, अनुस्वार या पंचम वर्ण के साथ टे वर्ण भी आ सकता है। और इसका उदाहरण निराला की जो अपनी कविता है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, काट अंधूर के बंधन स्तर बहा जन्नी ज्योतिर्मय निर्जर। इस तरह से। जी सर, बहुत बढ़िया। मेरा अगला प्रश्न है सर, काव्य गुण के बारे में बताइए। हाँ जी सर। काव्य के जो गुण है वो काव्य के चारुत्व और शोभा को बढ़ाते हैं, और गुणों को मूलतः हम रस आश्रित या रस के उपकार के रूप में मान सकते हैं, जैसा कि मम्मट ने माना है, विश्वनाथ जगन्नाथ इन्होंने रस आश्रित माना है। जी सर। काव्य गुण और रीति में क्या कोई संबंध है सर? हाँ जी सर। गुण और रीति से संबंध ये है कि जैसे कवि का एक स्वभाव होता है कि भी इन्हें तरह की पदावली को या इस तरह की प्रणाली को वो अपनाता है। तो गुणों और रीति में विशेषतः संबंध है, क्योंकि रीति गुणों पर ही आश्रित मानी जाती है सर। जी सर। क्या सर इनमें कोई हम अंतर कर सकते हैं? जी सर। हाँ। कि जो रीति है वो तो एक तरह से हम काव्य का या कविता का, रचना का बाह्य सौंदर्य से संबंधित है, जबकि गुण काव्य के आंतरिक पक्ष से संबंधित होते हैं, आंतरिक सौंदर्य होते हैं गुण। तो यही अंतर मेरे समझ में आ रहा है। जी सर। सर काव्य दोषों के बारे में बात करते हैं, तो काव्य दोषों में ये क्लिष्टत्व दोष जो है उसे आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? जी सर। क्लिष्टत्व दोष वहाँ होता है जहाँ पर कभी किसी अपनी बात को सीधे शब्दों में नहीं करके उसको घुमा फिरा के कहता है। जैसे अपने सूरदास के उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक गोपियों का स्वाद है, जिसमें गोपी कहती है कि मंदिर अर्घ करी हरि बद के, हरि आहर चली जात, वेद नखत ग्रह जोरी के, अर्घ करी को बरजे हम खात। तो वेद नक्षत्र और ग्रह ये मिलके 40 होते हैं और इनका आधा 20 होता है। तो जहर खाने के लिए इतनी क्लिष्ट शब्दावली की प्रयोग में लेते थे, यही क्लिष्टत्व दोष है। जी सर। सर दुष्कर्मत्व और अकर्मत्व में दोनों में क्या अंतर है सर? जी सर। दुष्कर्म तो वहाँ होता है कि जैसे एक वाक्य में अपन माने कि भी कर्ता और कर्म के साथ जिन क्रियाओं का या उपवर्गों का जहाँ संबंध है वो आगे पीछे कर दिया जाता है। और अकर्मत्व में विरोधी है, कोई बात है जो उस कर्ता से या अन्य पद से संबंधित न होते हुए भी उसके साथ जोड़ दी जाती है। जैसे अभी आप एक पद है अकर्मत्व का, जिसमें मतलब यमराज के सहोदर के रूप में श्वान का चित्र वर्णन किया जाता है कि बोलत यम के सहोदर श्वान। तो ये अक्रम है, क्योंकि इनका कोई संबंध या कर्म नहीं होता है।
यम का और कुत्ते का। और दुष्कर्म तो का उदाहरण मुझे याद नहीं, अभी माफी चाहूंगा। जी सर, कोई बात नहीं। सर, रीति संप्रदाय में आनंदवर्धन रीति को क्या नाम दिया है? आनंदवर्धन ने रीति को पद संठना कहते हैं सर। जी सर, आचार्य विश्वनाथ जो हैं वो काव्य दोषों के बारे में क्या कहते हैं? जी सर, आचार्य विश्वनाथ, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन वो काव्य दोष जो है उनके बारे में कहते हैं गुण का विपरीत दोष। श्योर नहीं हूँ सर। सर, मैं पूछना चाह रहा था कि वो दोष की परिभाषा किस प्रकार देते हैं? हाँ, माफी चाहता हूँ सर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। जी सर, कोई बात नहीं। सर, नेक्स्ट प्रश्न है सर मेरा कि घोड़ी रीति जो है, इस घोड़ी रीति का नाम सर घोड़ी रीति क्यों पड़ा है सर? कोई कारण विशेष है? जी सर, आचार्य वामन ने इसका नामकरण क्षेत्र विशेष के आधार पर करते हैं। गोड़ देश अपने बंगाल क्षेत्र को कहा जाता है, और वहाँ की जो पद रचना थी उसमें लंबे लंबे सामासिक पद होते थे, तो बंगाल से संबंधित होने के कारण ही इसको कोड़ी रीति कहा गया है सर। सर, इसका कोई उदाहरण देंगे? जी सर, कोड़ी रीति का उदाहरण जैसे तो उसमें ट वर्ण ज्यादा आता है, जैसे तुलसी का एक छपय है, कतहु, हाँ वो है, टिगति उर्वी अति गुरुवी सर्व पबे समुद्र सर व्याल बधीर ते ही काल विकल दिगपाल चराचर दिग गयंद लर खरत परत दश कंठ मुख भर सुर विमान हिम भानु भानु संगठित परश पर चौके विरंची शंकर सहित कोल कमट अहि कल मल्यो ब्रह्मांड की खंड की ओ चंड धुनि जब ही राम शिव धनु दिल्यो, जो अपने परीक्षा में भी आया था। जी सर, क्या इसमें स्पष्ट कर पाएंगे सर इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है और इसमें घोड़ी रीति किस प्रकार से है? हाँ जी सर, कोड़ी रीति में जो ट वर्ण होता है, कठोर ध्वनियां होती है, वहां पर कोड़ी रीति मानी जाती है। और इसमें ओज गुण है, वीर रस का वर्णन है। जी सर, हनुमान जी का जो लंका में उस समय जो रावण और राम का युद्ध था, उसी के समय के संदर्भ में। जी सर। सर, मेरा अगला प्रश्न है आपसे, क्या रस दोष के बारे में आप कुछ जानते हैं? जी सर, रस दोष वहाँ होता है कि जहाँ रस का अनुचित वर्णन हो, कि जैसे अपने एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि प्रीतम छवि संग निज छवि संग प्रीतम की छवि लखी तीर काई, कि एक नायिका दर्पण में अपनी छवि देख रही है और उसमें वो अपने प्रियतम की छवि को देखती है और वो अपनी भौहें चढ़ा लेती है या क्रुद्ध हो जाती है, तो ये रस दोष है। क्योंकि अमूमन नायक और नायिका का जब मिलन होता है तो वहाँ प्रसन्नता या उत्साह इस तरह की भाव उदित होने चाहिए, जबकि यहाँ पर क्रोध का भाव उदित हो रहा है, तो ये रस दोष है।
जी सर। जी सर। जी सर, बहुत बढ़िया। सर आगे सर मैं पूछना चाहूँगा कि दंडी ने कुल गुणों की संख्या कितनी मानी थी? जी सर, दंडी ने गुणों की संख्या भरतमुनि के समान ही 10 ही मानी है। ओज, क्या सर नाम प्रसाद। बता हाँ पाएंगे आप? जी, हाँ। ओज, प्रसाद, माधुर्य, क्षमता, श्लेष, समाधि, पद, सौकुमार्य, अर्थवता, कांति, उदारता। जी सर। समाधि भी है क्या सर उसमें? हाँ जी सर, माफ करें, मैं भूल गया था, एक नो याद आए उस समय। बात नहीं सर। सर गुणों का काव्य में क्या महत्व है? जी सर, जैसा कि विश्वनाथ, मम्मट और जगन्नाथ जो रसवादी आचार्य हुए और काव्य शास्त्र के प्रतिष्ठित आचार्य माने जाते हैं मम्मट, तो उन्होंने गुणों को रस के सहायक या उपकारक के रूप में इनका महत्व स्वीकार किया है। और मैं भी यही मानता हूँ कि गुण काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जी सर। जी सर, गुण और अलंकार में आप क्या अंतर कर बताएंगे? हाँ जी सर, गुण है जो काव्य के आंतरिक सौंदर्य से संबंध रखते हैं, जबकि अलंकार जो है वो मूलतः बाह्य सौंदर्य से संबंधित माने जाते हैं। इसके अलावा सर और कोई? हाँ, इसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहा सर। जी सर, कोई बात। जी सर, बहुत अच्छा रहा आपका जवाब और इंटरव्यू। मेरी ओर से आपके सर प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद देवेश जी।